Okay, so good morning students. Today we are going to discuss the balance second process, revaluation of assets and liabilities. In last class we already discussed about revaluation of assets and reassessment of liabilities. In this way, there are two methods of preparing revaluation account. The first method is when revised value of assets and liabilities are recorded. And the second is when revised values of assets and liabilities are not to be recorded. पिछले क्लास में पहले मेथड्स की चर्चा हम लोगों ने की थी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उस दशा में कैसे हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। आपको याद होना चाहिए पिछले क्लास में हमने ये चर्चा किया था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा पार्टनर्स के बीच अकॉर्डिंग टू देयर कंसेंट, तो उस केस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का हम रीअसेसमेंट करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। पिछले क्लास में मैंने जब रिवैल्यूएशन अकाउंट की चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हेडिंग डालेंगे या एक दूसरी हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो लास्ट क्लास में हमने चर्चा भी की थी, वैसा भी हम देख सकते हैं हेडिंग में, आइदर रिवैल्यूएशन अकाउंट और आइदर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले मेथड्स में हमने चर्चा किया था, थोड़ा सा रिव्यू हम आपको करना चाहते हैं, वो ये कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी रिकॉर्डेड अगर होगा तो वैसे कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। आपको याद दिलाता हूं, पिछले क्लास में हमने एक स्पेसमेंट बनाया था, एक फॉर्मेट बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। अगेन मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि वैसे कंडीशन में एक ओल्ड बैलेंस शीट ऑलरेडी आपको दिया हुआ रहेगा। ओल्ड बैलेंस शीट आप जानते हो, वन साइड इज एसेट साइड दैट इज राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड इज लायबिलिटी साइड ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। तो इस प्रकार से एक आपको ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए रहते हैं। एडजस्टमेंट्स कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज के बारे में दिया जा सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने कही थी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, तो इनके बारे में आपको दिया हुआ रहेगा। ये दोनों सिचुएशन जब दिए हुए रहेंगे तो वैसे केसेस में जो लास्ट क्लास में मैंने कहा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा था। सिंपल फंडा ये था कि डेबिट साइड में आपको क्या रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करना है। तो हमने ये चेक करना है, ये देखना है कि ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज दी हुई है, एडजस्टमेंट्स में जो भी लायबिलिटीज दी हुई है, तो कंपैरिजन करेंगे हम। ओल्ड बैलेंस शीट का मतलब ओल्ड अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड ओल्ड अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो जो दिया हुआ रहेगा उस अमाउंट से एडजस्टमेंट्स के बारे में जो दिया हुआ रहेगा किसी भी एसेट्स के बारे में या लायबिलिटीज के बारे में, तो हमें ये चेकआउट करना है कि क्या हुआ। मतलब ये आइदर अगर एसेट्स की बात करें तो या तो एसेट्स बढ़ा होगा या एसेट्स घटा होगा। एसेट्स लाइक दैट फर्नीचर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, etc.
ठीक उसी प्रकार से लायबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट etc। तो ये सब के बारे में इनमें से जिन भी एसेट्स और जिस भी लायबिलिटीज के संबंध में दिया हुआ एडजस्टमेंट्स में तो हमें चेकआउट करना है कि पुराने अमाउंट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज से जो गिवन एडजस्टमेंट्स है, केवल एक और बात इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि जिस एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ होगा केवल उसी पर हम विचार करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में। अगर किसी दूसरे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में नहीं दिया हुआ है तो उस पर हमें कोई विचार नहीं करना है। तो ऐसे कंडीशन में किसी भी एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाती है तो आप डेबिट साइड में दिखाएंगे इंडिविजुअली उस एसेट्स का नाम लेकर के। लाइक फर्नीचर की वैल्यू अगर घट जाती है तो इस साइड में हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू फर्नीचर अकाउंट, और जितने अमाउंट से डिक्रीज करेगा उतनी ही अमाउंट को हम लोग अमाउंट कॉलम में शो करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर दूसरी हम किसी और एसेट्स की बात करते हैं लाइक स्टॉक आर डिप्रिसिएटेड बाई 5%, 10%, 7% etc। तो डिप्रिसिएट का मतलब भी है डिक्रीज कर जाना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो जितने परसेंट डिक्रीज करता है उतनी ही अमाउंट को हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसी अमाउंट को डेबिट साइड में शो करते हैं। तो ये तो एसेट्स की बात हुई। मतलब अगर डिक्रीज किसी भी एसेट्स की होती है तो जितने अमाउंट से डिक्रीज होगी उस अमाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। ठीक उसी प्रकार से इफ एसेट्स इंक्रीज, अगर एसेट्स इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, तो ठीक इसका अपोजिट जितने अमाउंट से बढ़ेगा क्रेडिट साइड में दिखा देंगे इंडिविजुअली उस एसेट्स का नाम के साथ। लाइक अगर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 10,000 से तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000 ऐसा हम शो करेंगे। एसेट्स की बात हुई। ठीक, अब लायबिलिटीज की बात करें। इफ लायबिलिटीज इंक्रीज, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो डेबिट साइड में शो करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ऑलरेडी पहले से डेबिट साइड ऑलवेज शोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट साइड ऑलवेज शोज इनकम एंड गेन्स। हम जानते हैं पहले से। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज करता है मतलब फर्म के लिए बर्डन है, एक्सपेंस है, लॉस है, तो वह डेबिट साइड में शो करेंगे जितने अमाउंट से इंक्रीज करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर लायबिलिटी डिक्रीज करता है इट मींस दैट फर्म की एक्सपेंस घट गई, तो जितने अमाउंट से घटेगी उतने अमाउंट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय जो नाम एसेट लायबिलिटीज के बारे में दिया हो। लाइक बिल्स पेबल लिखेंगे बाय बिल्स पेबल अकाउंट। जितने अमाउंट से डिक्रीज किया उसी डिक्रीजिंग अमाउंट जो होगा उसी अमाउंट को शो करते हैं। ये तो एसेट है लायबिलिटीज की बात हुई। अगर कोई भी ऐसा एसेट्स या लायबिलिटीज जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में नहीं दी हुई है और एडजस्टमेंट्स में उसके बारे में कहा जाए तो उस पर हमें विचार करना है। एंड दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कॉल्ड अनरिकॉर्डेड, मतलब जो पहले से बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है। तो इस प्रकार के जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे तो हम उसको जैसे मान लिया जाए कि अनरिकॉर्डेड कोई एसेट्स है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट और ब्रैकेट में जिस एसेट का नाम दिया हो आप लिख दें। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी लायबिलिटीज के बारे में दी हुई हो तो बाय नहीं टू साइड में लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड इंडिविजुअली जो लायबिलिटीज का नाम हो उसको लिख देंगे और अमाउंट को शो करेंगे। यही 3 आइटम्स मैंने कहा था, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, increase in the value of liability and unrecorded liabilities are recorded in debit side. Just like increase in the value of assets, decrease in the value of liabilities and unrecorded assets are recorded in credit side of revaluation account. And now both side, debit side and credit side balance. जब हम दोनों साइड के अमाउंट को बैलेंस करते हैं
तो नेचुरली वन साइड अमाउंट आर ग्रेटर देन अदर साइड। मान लिया जाए कि अगर क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो ग्रेटर है, बड़ा है डेबिट साइड के अमाउंट से, तो डेबिट साइड में हम शो करेंगे टू गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बैलेंसिंग फिगर इज नोन एज प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ऑलरेडी गिवन रहेगा। जस्ट लाइक अगर डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा है क्रेडिट साइड के अमाउंट से, तो बैलेंसिंग फिगर इज नोन एज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस प्रकार से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। कब? जब वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिकॉर्डेड। तो एक तो ये सिचुएशन था जो हमने चर्चा की थी। दूसरी कंडीशन है कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। तो अगर ऐसा बात लिखा हुआ हो सवाल में, तो हमने इसी चारों स्टेप्स का इस्तेमाल करना है और इसी स्टेप के आधार पर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बनाना है। ऐसे तो सबसे पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पर नेट इफेक्ट क्या हुआ, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। इस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जितने अमाउंट से एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है उस अमाउंट को शो कीजिए। इसमें ऐड कीजिए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, फिर इसमें डेस करेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, फिर माइनस करेंगे इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये पहला हमारा स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप इज दिस, क्या क्या? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज and decrease in value of assets, increase in amount of liability. This is the first step. And the second step is to find out sacrifice of gain share of each partner. अब ऐसे कंडीशन में हमें दिया हुआ रहेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप जानते हो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि जब दोनों शेयर दिया हुआ है तो हमें सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर रिजल्टेंट पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स सैक्रिफाइस, एंड रिजल्टेंट अगर निगेटिव आता है तो दैट मीन्स गेन्स। तो सैक्रिफाइस और गेन हम सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। यहाँ जो पहले स्टेप में जो आपने किया, लाइक पहले स्टेप में हमारा अमाउंट बैलेंस आया 15,000, सैक्रिफाइस और गेन आपने निकाला दैट इज 1/5 अगर आया, क्योंकि सैक्रिफाइस और गेन आर इक्वल, तो 1/5 आया तो 15,000 into 1/5 दैट इज 3,000। ये 3,000 and 3,000 is the proportionate amount of net effect of revaluation. And the last step is finally जब ये हम कर लेंगे, पहले स्टेप में नेट इफेक्ट निकाला, दूसरे स्टेप में सैक्रिफाइस और गेन निकाल लिया, तीसरे स्टेप में हमने जो रिवैल्यूएशन हुआ नेट इफेक्ट उसके अमाउंट को सैक्रिफाइस और गेन के आधार पर निकाल लिया, एंड फाइनली एक सिंपल जनरल एंट्री पास कर देना है। जनरल एंट्री पास करने के लिए 2 कंडीशन होंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर गेन और डिवैल्यूएशन होता है, वेरी सिंपल, गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और करेंट अकाउंट। अगर मान लिया जाए कि लॉस रिवैल्यूएशन पर होता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट डीआर टू गेनिंग पार्टनर और करेंट अकाउंट लिखेंगे। तो इस प्रकार से इस दूसरे स्टेप के आधार पर भी हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बना सकते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे जैसे आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे
तो रिवैल्यूएशन पूरे पार्टनरशिप में मिलेगा। इसीलिए मैं इसको बड़े इत्मीनान से बताना आपको चाहता हूँ, क्योंकि हर चैप्टर में रिवैल्यूएशन बनाना है। इस मेथड्स का इस्तेमाल अगर थोड़ा आपको टफ लगता है तो इसको आप छोड़ देंगे। पहले मेथड से जो थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था और पिछले क्लास में स्पेसिमेन दिया भी था, उसके आधार पर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी हम तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे। कुछ सवाल दिए हुए हैं आपके टीएस अग्रवाल में और एनसीईआरटी में, तो आप इस पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख लेना उस पर, और जो भी डाउट हो कल हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। हो सकता है परसों के क्लास में हम बैलेंस शीट की बात करें, क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अभी बता देता हूँ, बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है। आप 11th क्लास से भी बैलेंस शीट बनाते चले आ रहे हैं। तो बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, पहला स्टेप होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, दूसरा स्टेप होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, जो आपने फंडामेंटल में पढ़ा था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनाएंगे, जो पीछे भी हमने बताया था। और तीसरा स्टेप होगा रिवाइज्ड बैलेंस शीट या रिकंस्टिट्यूटेड ऑफ द फर्म्स बैलेंस शीट। उसमें वेरी सिंपल, जो रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट हुआ होगा एसेट्स एंड लायबिलिटी पर, आइदर बढ़ा होगा आइदर घटा होगा, तो घटे हुए और बढ़े हुए जो अमाउंट होंगे उन्हीं मतलब रिवाइज्ड अमाउंट को ही बैलेंस शीट में आइदर एसेट साइड आइदर लायबिलिटी साइड शो करेंगे और बैलेंस शीट हम तैयार करेंगे। बाकी बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं करना है। इतना ही चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम लोगों को जानना है। इसमें अगर कोई डाउट आपको होता है तो कल पुट कीजिएगा। देन हम नेक्स्ट क्लास में या तो इसके आगे बढ़ेंगे या इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो चर्चा करेंगे।